शासन कोई भी चले वो हमारे विधि और संविधान के जवाबदेही को तय जरूर करना चाहिए। अधिवक्ता कल्याण निधि 5 लाख करना, बीमा का 5 लाख करना, ये माननीय योगी सरकार ने अधिवक्ताओं के हित में लिए कार्य किया और किसी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। सिर्फ 30% लेकर के आदमी जीतता है और 70% विपक्ष में बटा हुआ है, तो ये नहीं कर सकते हमको जनादेश मिला है। आपको जनादेश नहीं मिला है, आपको केवल जीतने का एक प्रमाण पत्र मिला है। अब मैं किसी भी एक सिंगल जो जूनियर वकील को 5,000 की आप बात करते हैं, 5 रुपया इस योगी सरकार ने नहीं दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक महिला को फ्रेश होना है तो उसके लिए जगह नहीं है, को फ्रेश होना है तो उसके लिए जगह नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिवम राय, आपका जनहित इंडिया में स्वागत है। मैं आज आजमगढ़ जनपद में सिविल कोर्ट में आया हुआ हूं और यहां पे हमारे साथ कुछ वकील हैं और उनसे जो योगी सरकार है उनके कार्यकाल को लेकर के और उनके नीतियों को लेकर के हम कुछ बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैं सिविल कोर्ट में 1998 से वकालत करता हूँ। 1998 से। आपका नाम? अजय कुमार श्रीवास्तव। थोड़ा सा इधर आ जाइए। जी सर, अजय कुमार श्रीवास्तव 2005 से। 2005। आपका नाम सर? शिव शंभू तक मैं सन 2000 से यहाँ पर अधिवक्ता हूँ। आप? मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, सन 1998 से यहाँ प्रैक्टिस में हूँ, अधिवक्ता हूँ। तो योगी सरकार जो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इनका पूरा कार्यकाल कैसा रहा, उनके कुछ फैसले आप लोग बताइए कि उनके कौन से फैसले जो हैं कानून के हिसाब से गलत हैं या सही हैं, कुछ अगर आप टिप्पणी करें तो। जैसे मैं एक दो केस का खासकर से जिक्र करना चाहूँगा। जो लखनऊ में पोस्टर लगाया गया था 57 लोगों का, योगी सरकार जब से सत्ता में आई, अगर उसके क्रियाकलाप और उसके कार्य पद्धति को देखा जाए तो मेरे अपने दृष्टिकोण से बहुत संतुलित नहीं है। उसके 2-3 कारण मैं समझता हूँ। पहला काम है कि शासन कोई भी चले वो हमारे विधि और संविधान के जवाबदेही को तय जरूर करना चाहिए। आपने जब वो एक मुद्दा उठाया पोस्टर लगाने का, पोस्टर उन लोगों का लगाया गया जो किसी आंदोलन के विरोध में हिंसा किए थे या उन पर हिंसा करने का आरोप था। सवाल यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता या जो भी लॉ से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा समझा, आज तक 24-25 साल मेरी भी वकालत हुई, मैंने कहीं इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी अब तक कि किसी भी एक्यूज या किसी भी अभियुक्त को, जो प्रस्तावित अभियुक्त है, जो अदालत द्वारा अभी उसको दंडित नहीं किया गया है, कन्फर्म नहीं किया गया, उसके बारे में आप एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा के तहत पोस्टर लगवा दें। पोस्टर लगता है दंड प्रक्रिया संहिता की 82 और 83 के तहत उद्घोषणाएँ होती हैं, लेकिन उसमें कुछ निजी जानकारियां थी जो पोस्टर में थी। उनसे उनका कहना था कि हमको लिंचिंग का खतरा ज़्यादा है और वो जो 88 लाख रिकवरी की बात हो रही थी इसके लिए और निजी जानकारी शेयर कर दी गई थी उस पोस्टर में। हाँ, देखिए, मैं जहाँ तक निजी जानकारी और जो रिकवरी की बात है, हाँ, वो हमारे विधि में व्यवस्था दी गई है कि आप देखिए, अनुच्छेद 21 को ही ले लीजिए, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और वो जीना ऐसे नहीं होता है, वो रैंडम नहीं जी सकता, वो गरिमा के साथ जिएगा। वो जिएगा तो वो उस जीने के साथ साथ उसकी पूरी डिग्निटी होनी चाहिए। आप किसी की डिग्निटी को डिस्टर्ब करके, आप किसी के एक एकांतता को डिस्टर्ब करके आप यह नहीं कर सकते कि हम उसको दंडित कर रहे हैं। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि प्रथम केस भारत में आई खड़क सिंह की। खड़क सिंह आप जानते हैं, कोई साधु संत महात्मा बुद्ध के अवतार थे नहीं, वो डाकू था। और खड़क सिंह के घर पर जिस तरह की चीज़ें की गई और खड़क सिंह को जिस तरह रात में जा कर के परेशान किया गया, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज नहीं, स्वतंत्रता के 10 साल बाद 1958 में निर्णय दे दिया कि नहीं भाई, एकांतता हमारा एक मौलिक अधिकार बनता है। आप पोस्टर लगाइए, स्वागत है, आप दंडित करिए, स्वागत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर दोषी हैं और विधि के प्रतिकूल काम किए तो गलत है, लेकिन यह भी जानिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि
चाहे कोई भी आंदोलन करने वाला व्यक्ति हो, अगर वो आंदोलन करता है तो क्यों आंदोलन करता है? मेरा एक सवाल है इस देश के लोगों से कि जब योगी आदित्यनाथ जी को सपा की सरकार में गिरफ्तार कराया गया था तो इसी मोहम्मदाबाद के मऊ में एक ट्रेन फूकी गई थी, एक ट्रेन रोकी गई थी। तो क्या उस समय जो आज के सत्ताधारी लोग हैं, क्या उस समय नहीं जानते थे कि आंदोलन करना विधि के विरुद्ध था? फिर उन्होंने आंदोलन क्यों किया? आंदोलन अगर किया तो आंदोलन के पीछे उनका मकसद यही था कि सपा सरकार उनको कुचल रही है, उनके साथ गलत कर रही है। आखिर में संसद भवन में आप भी जानते होंगे, वरिष्ठ पत्रकार आप लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जी को रोना क्यों पड़ा? उनके विधि का उल्लंघन हुआ था। तो ये क्या आंदोलन करना जिस तरह से दिखाया जा रहा है, किसी को रासुका लगाया जा रहा है, किसी के पोस्टर लगाया जा रहे हैं, आप कितना सही या गलत समझते हैं इस चीज़ को? देखिए, आंदोलन करना मनुष्य का अपना मौलिक अधिकार है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाएं, देश की संपत्ति का नुकसान पहुंचाएं, आम लोगों को आप आवागमन बाधित करें, मरीज जा रहा वो मर जाए, आप उसके साथ बदतमीजी करें। उसके लिए योगी सरकार स्पेशल एक अध्यादेश ले आई कि यदि आंदोलन के दौरान किसी तरह की आप क्षति राष्ट्रीय पहुंचाएंगे तो हम आपसे रिकवरी करेंगे, और यदि किसी निजता के बारे में आप यदि करेंगे तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए योगी सरकार की यह कार्रवाई, पोस्टर लगाना बिल्कुल उचित है, जायज़ है। आंदोलन करिए, आंदोलन गांधी जी भी कर रहे थे, आंदोलन बहुत लोग। अगर ये इतना ही जायज़ था पोस्टर लगाना तो हाई कोर्ट को क्यों आदेश देना पड़ा कि ये जो पोस्टर है उसको उतार दीजिए? हाई कोर्ट ने तो कई विषय पे आदेश दिया कि पोस्टर उतार दीजिए, सरकार उसको मानी, लेकिन हाई कोर्ट यह भी कहती है कि ट्रेन फूकना अपराध है, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाना अपराध है। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसका समर्थन बिल्कुल की जाना चाहिए। जो भी हिंसा करे उस पर कार्रवाई किया जाना, इसका प्रावधान तो है कानूनी प्रक्रिया के तहत। मैं बीच में रोकना चाहूँगा, मेरे विद्वान भाई ने अभी कहा कि राज्य सरकार ने एक अध्यादेश लाया है रिकवरी का। मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य सरकार ने कोई अध्यादेश नहीं लाया है, राज्य सरकार ने इस पर कोई कानून भी नहीं बनाया है। राज्य सरकार की यह सिर्फ एक राजाज्ञा थी और उस राजाज्ञा को माननीय उच्च न्यायालय ने शून्य घोषित किया। कोई अध्यादेश नहीं। जो इनका कहना है कि नहीं उस पर अध्यादेश आया है, यह अध्यादेश आया ही नहीं है। आप अध्यादेश लाइए, अध्यादेश लाने के तरीके होते हैं। आप राज्यपाल से लाइए, उस अध्यादेश को 6 महीने के भीतर जब विधानमंडल का सदन बनता है, बैठता है, तो उस अध्यादेश को आप कानून के शक्ल में लाइए। जैसे आप लव जिहाद का लाए थे, स्वागत है, हम आप उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं लाया। आप एक मौखिक आदेश दिया, आपने एक मौखिक राजाज्ञा दिया और उस आधार पर सब किया। राज्य सरकार का लिखित आदेश था और उसके तहत कई करोड़ संपत्ति रिकवरी की गई। कई करोड़ नहीं, 88 लाख की बात थी और हाई कोर्ट ने उसको जो है रिकवरी नहीं करने दिया, उनके पोस्टर उतरवा दिए। उनको बोला कि आप जो कर रहे हैं ये वैधानिक नहीं है। हाई कोर्ट की टिप्पणी है ये। हाई कोर्ट की टिप्पणी तो ये भी है कि आप लोग जो ये आंदोलन करते हैं, सड़क जाम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ये भी वैधानिक नहीं है। कितने लोग उसको मानते हैं उस दौरान अपनी कार्रवाई। इसलिए सरकार कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इस तरह का कार्य की। जब आप ये बताइए, इस बातों से इतर हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, कि योगी सरकार ने आपके हित में कौन से ऐसे फैसले किए हैं? अधिवक्ता हित में? हाँ, अधिवक्ता के हित में। देखिए, माननीय अखिलेश जी की सरकार यह घोषणा करके चली गई थी कि बीमा 5 लाख दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अधिवक्ताओं के हित में न वो पैसे ट्रांसफर किए और न ही उसका क्रियान्वयन किया। यह कार्य योगी सरकार ने किया। जो बीमा हम लोगों का 1.5 लाख का था वो 5 लाख का हुआ। अधिवक्ता कल्याण निधि और ये हुआ चुनाव से जस्ट पहले 2020 में, जब भी हुआ सरकार, योगी सरकार ने ही यह काम किया। वह एक घोषणा करके चले गए। माननीय मुलायम सिंह अधिवक्ता कल्याण निधि से, मुझे ऑथेंटिक जानकारी, कई 100 करोड़ रुपया लिए और ये जो देख रहे हैं बिल्डिंग बनी, उस पैसे को उनकी सरकार, मायावती जी की सरकार और माननीय अखिलेश जी की सरकार भी अधिवक्ता कल्याण निधि में ट्रांसफर नहीं किया। ये लोग पैसा तो निकाल लेते हैं, खर्च कर देते हैं, बताते हैं मैं बिल्डिंग बनवा दिया, चैम्बर बनवा दिया, और हमारा ही पैसा लेकर हमारे लिए कार्य करते हैं। और ये दोनों, अधिवक्ता कल्याण निधि 5 लाख करना, बीमा का 5 लाख करना, ये माननीय योगी सरकार ने अधिवक्ताओं के हित में लिए कार्य किया और किसी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसा हम लोगों का लिया। तो
अधिवक्ताओं को आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए एक 2020 में जज चुनाव के पहले एक फैसला लिया जाता है। अधिवक्ता कल्याण निधि को 1.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका लाभ अधिवक्ता ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ सन 2000 में अधिवक्ता न्यास निधि की स्थापना हुई। मैं उस समय 3000 रुपया लोग जमा करके उसके सदस्य बने और उसमें सन 2000 में जब इसकी योजना आई तो उसी समय मैं आजीवन सदस्य उसका 3000 रुपया देकर बना। उसके प्रावधान के बिंदुओं में 4-5 प्रावधान थे, जिसमें पहला प्रावधान ये था कि आप 20 साल तक वकालत कर लेंगे तो आपको एक समुचित धनराशि दी जाएगी। मैं इसके बाद आज 2022 है, 2022 तक कई बार सरकारें आईं, सपा की, बसपा की, भाजपा की। मुझे किसी दलों से नहीं मतलब है। मैं तो ये कहता हूँ कि जेपी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि इस देश की राजनीति दलविहीन होनी चाहिए। हाँ, और फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली से जो चुनाव होता है उससे किसी लोकतंत्र में किसी चीज़ की विनिश्चितता नहीं की जा सकती, क्योंकि 30% लेकर के आदमी जीतता है और 70% विपक्ष में बटा हुआ है। तो ये नहीं कह सकते हमको जनादेश मिला है। आपको जनादेश नहीं मिला है, आपको केवल जीतने का एक प्रमाण पत्र मिला है। अब मैं अधिवक्ता की बात करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने इसको 5 लाख किया। मैं उनके इस उद्घोषणा की, इस बात की कहने की मैं पूरी तरह से प्रशंसा करता हूं। उन्होंने इसके साथ एक और घोषणा किया था कि नौजवान अधिवक्ताओं को 5000 रुपया महीना मैं दूंगा। मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, और मैं जहां तक जानता हूं किसी भी एक सिंगल जो जूनियर वकील को 5000 की आप बात करते हैं, 5 रुपया इस योगी सरकार ने नहीं दिया है। और जो 5 लाख हुआ है, जो बजट में किया गया, वो आज तक लागू नहीं हुआ। जो भी अधिवक्ता हमारे मरे इसी कोरोना काल में, हमारे अपने कचहरी में 22 वकील मरे हैं। हाँ, और किसी भी व्यक्ति को, इधर भी मरे हैं, किसी भी व्यक्ति को 5 लाख बीमा नहीं मिला है। ये मेरा अपना दावा है। दूसरी चीज़, हमारी सबसे बड़ी समस्या है इस कचहरी में वकालत करने की। आप महोदय देखेंगे, टीन शेड हम लोग चंदा मांग करके बनवाते हैं। इसको कोई राज्य सरकार नहीं देती है। इस चंदा को बनवाने के लिए न हमारा सरकार सहयोग करती है, न हमारी न्यायपालिका सहयोग करती है। मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है कि इस देश की न्यायपालिका वकीलों के हित के लिए और सरकार एक आना काम नहीं करती है। इसी को बनवाने के लिए हमारे 22 भाइयों को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट झेलना पड़ रहा है आज, और हाई कोर्ट में वो 23 फरवरी को जाएंगे यह अपना जवाब देने के लिए कि हमने इस एक टीन शेड डलवाने के लिए, हाँ, हमने नारा लगवाया था तो हमने देशद्रोह कर दिया था। इनका कहना है कि कोई भी सरकार अभी तक जो है एक आना जो है अधिवक्ताओं पे खर्च नहीं हो रही है। और दूसरा सवाल वो भी उठ रहा है जो 5 लाख 1.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख मिला, और इसमें ये कहा गया था कि वकील जो प्रैक्टिस करते हुए 30 साल काम करेंगे उनके बाद वो राशि उनको मिलेगी। तो क्या इसका लाभ लोग उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। दूसरा सवाल, ये जो 5000 रुपये प्रतिमाह था, हाँ, प्रतिमाह नए अधिवक्ताओं को देने की बात है योगी सरकार का, क्या ये भी लाभ ले पा रहे हैं नए अधिवक्ता। पहला विषय तो मैं बता दूं आपको कि अधिवक्ता कल्याण निधि सन 70 के दशक में ये एक्ट आया, और बहुत सारे लोग 80 से 81 से 82 से 83 से बने हुए सदस्य हैं, और उसका लाभ लोग जमा करके पैसा ले चुके हैं। और यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा उसके सदस्य रहे हैं, और वो इसका लाभ ले चुके हैं। मैं आपको माध्यम से बात बताना चाहता हूँ। और 2 लोग हैं और नहीं, उसमें नियम ये है कि आप 25 एक मुश्त दे करके आप बन जाएंगे तो 25 साल तक मेंबरशिप आपकी होनी चाहिए। 25 साल के बाद वो 30 साल प्रैक्टिस का मामला है। नहीं, 30 साल प्रैक्टिस का वो मैं 2001 का मेंबर हूँ। मेरा 22 वर्ष हो गया मेंबरशिप। 25 वर्ष तक होनी चाहिए, और 5 वर्ष आप छोड़ेंगे उस मेंबरशिप को, 30 साल में वह पैसा आपको मिलेगा एज ए, जैसे मेच्योरिटी अमाउंट है। उसमें कोई एक्सीडेंटल नहीं है, कुछ नहीं है। उसके पहले यदि कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो 5000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से, अरे प्रति साल के हिसाब से दिया जाता है 10 साल तक। उसके बाद वो अमाउंट थोड़ा बढ़ जाता है, 20 साल बाद वो अमाउंट पूरा दिया जाता है। वो बात हो गई। दूसरी चीज़ ये कि योगी सरकार ने ये 5000 की घोषणा की थी,
यह सही है कि उस पर कार्य नहीं हुआ और कोई भी सरकार आए उस पर हमारे जूनियर अधिवक्ता भाइयों के लिए कार्य होना चाहिए। उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके चैम्बर की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिवक्ता परिसर में इतनी गंदगी रहती है, उसकी सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। कहा जाएगा, जिला जज महोदय से कहा जाएगा तो वो कहेंगे हमारे यहाँ स्वीपर नहीं है, हम नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ स्टैंड चलता है, वो स्टैंड के लिए दुकानों के लिए कहेंगे कि हाई कोर्ट हमको डायरेक्शन देता है। तो इस पे सरकार को संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, सफाई कर्मी नियुक्त करना, सफाई की व्यवस्था, शौचालय की, ये हमारे यहाँ 5-6 बड़े बड़े शौचालय बने हुए हैं सार्वजनिक, एक भी नहीं चलता। मैं आपके माध्यम से जिला जज महोदय, जिला अधिकारी महोदय और हाई कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ, ये बना किस लिए करोड़ों रुपया लग करके? इसके बनने के लिए मैंने बार में एप्लीकेशन दिया था। ओम प्रकाश मिश्रा जी उसमें अध्यक्ष थे और वो भेजा गया पत्र हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट पैसा सेंक्शन किया, ये सारा बंद है। क्यों बंद है? कोई सुविधा अधिवक्ताओं के लिए नहीं है। मैं अपने मित्र से यह सहमत हूँ कि अधिवक्ताओं के लिए कोई सरकार कोई काम नहीं करती है। योगी सरकार ने यही 1-2 काम किया है जो गिनाया जा सकता है। हाँ, आप लोग, अब आपने हम लोगों से सवाल पूछा सर, अब मैं एक आम जनता होकर के आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो कि लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। जो चीज़ें हमसे पूछी गई कि हमारी क्या समस्याएं हैं और किस तरह से है, इसके लिए तो मैं पहले आपको साधुवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं भारत के इस मीडिया से, भारत के इस तंत्र से, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अपने को कहती है, क्या उन्होंने कभी मोदी सरकार से, योगी सरकार से, अखिलेश सरकार से, मायावती सरकार से यह सवाल पूछा था कि वकीलों को बैठने के लिए कोई चैम्बर आपने दिया? वकीलों की पढ़ने के लिए आपने कोई अनुतोष दिया, कोई बजट पास किया? मैं समझता हूं, मैं 25 साल मेरी वकालत हुई, मैंने कभी भी किसी भी चैनल पर आज तक यह नहीं देखा कि कोई भी मीडिया कर्मचारी या कोई भी मीडिया का मेरा भाई इन राजनेताओं से, जो राजनेता तो मैं नहीं कह सकता बल्कि इन राजाओं से यह नहीं पूछा कि वकीलों के लिए क्या आपने किया। अरे मैं तो कह रहा हूँ, वकील तो देश के स्वतंत्रता से लेके सर आज तक वकील हर मुद्दों पर अपनी बात रखता है और संघर्ष किया है। और दक्षिण एशिया में मैं आपको एक प्रसंग बता दूं, साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी थोड़ा बातचीत करता हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये तो ठीक है, ये पुरुष अधिवक्ता की बात है, मैं महिला अधिवक्ता के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या उनके लिए यहाँ पे कोई बाथरूम या उनके लिए सिटिंग की कोई व्यवस्था है या नहीं है, महिला अधिवक्ता के लिए, अगर मैं जानना चाहूँ तो? यहाँ पे महिला अधिवक्ताओं के लिए जिला जज की तरफ से या किसी शासनादेश तरफ से या सरकार तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के बार के लोगों ने एक हाल जो है महिला स्टडी रूम के रूप में बनवाया है, लेकिन उसकी ताला चाबी जो है बंद है, उसमें भी मूत्रालय और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था बंद करके रखे हैं इसलिए कि वहाँ कर्मचारी नहीं है, उसको कौन खोलेगा और कौन एक निश्चित समय से बंद करेगा। ये यहाँ निजी अपनी बार की व्यवस्था उन्होंने एक हाल जो है बनवा दिया, लेकिन अभी उसमें बैठने के लिए उसमें ताला चाबी हमेशा बंद रहता है, वो खुलता नहीं जी। उनके शौचालय की और उनके प्रसाधन के लिए एक अलग व्यवस्था है, बार में एक अलग कक्ष है उसका, और उनके बैठने के लिए एक बहुत बढ़िया और एसी चैम्बर बना हुआ है। किन्हीं कारणों से वो नहीं खुल पाया है। केवल वकीलों की, केवल महिला अधिवक्ताओं, जनता के लिए और महिला कर्मचारी जो यहाँ आते हैं वादकारी, उनके लिए नहीं है। केवल जो यहाँ 15-20 महिला, 20-50 वकील जो हैं उनके लिए बार की तरफ से तो व्यवस्था है सर। क्योंकि कोई महिला है नहीं, तो मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, आप लोग से ही जानना चाह रहा हूँ कि महिला अधिवक्ताओं के लिए क्या परेशानी झेलनी पड़ती है यहाँ पे? महिला अधिवक्ताओं के लिए उनका रेशियो क्या होगा, अगर आप बता सकें? आप एक बात बता दें भाई साहब, यह देश तो महिलाओं के किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर वो आते हैं तो महिलाओं को समस्याएं झेलनी होती हैं। 1997 में विशाखा बनाम भारत सरकार की एक केस आई, उसमें बताया गया कि किस तरह से महिलाओं को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं अपने कार्यस्थल पर। ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनके स्टडी के लिए, उनके प्रसाधन के लिए, उनके काम करने के उन्नयन के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ न हमारा बार कर सकता है, न हमारी सरकार करी है, और न भविष्य में सरकार कुछ करने की स्थिति में लग रही है।
क्योंकि हम जब कोई बच्चा रोएगा ना तभी उसको दूध मिलता है। लेकिन हमारे अधिवक्ता भाई या हमारे अधिवक्ताओं के समर्थन में महिलाएं या जो महिला अधिवक्ता हैं वो खुद इस विषय को अपने एक फोरम पर उठाने में अब आज तक तो सक्षम नहीं है। और अगर वो सक्षम होती और उन चीज़ों को करती और अगर करने का साहस होता तो मैं सकता हूँ कि झुकने वाला हमारे बीच एक महिला अधिवक्ता आ चुकी हैं। आराम से हम लोग बात करते हैं। हम आप ही के मुद्दे पे बात कर रहे थे, आप बैठिए। इन्होंने कैसे कहा दिया कि मैं हाँ ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा। हाँ, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आकर के कि महिला अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पे प्रसाधन की व्यवस्था क्या है, चैम्बर की व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ही नहीं है। प्रसाधन की व्यवस्था यहाँ नहीं है। केवल नाम मात्र का एक चैम्बर बना है माननीय शिवधनी सिंह जी के नाम पर। बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ उसमें और एक दिन उसका दिखा दिया गया कि बहुत बड़ा बना है, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था है, किताब है, जमीन है, सब कुछ बढ़िया है। करोड़ों रुपया लगा करके जिस दिन खुला उसके बाद फिर 4 घंटे बाद जो ताला मराया, आज तक फिर कभी कोई ताला खुला ही नहीं। आपके कुलीग का कहना है कि महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है कि फोरम में अपनी बात या अपनी समस्या को रख सके, तो आप क्या टिप्पणी करेंगे? क्यों नहीं सक्षम है? ये उतना सक्षम नहीं जितना महिलाएं सक्षम है। ये उतना सक्षम नहीं है। ये पहले तो ये जान ले कि आज जो ये इतना सक्षम है इनकी धर्म पत्नी का देने की इतने सक्षम है, तो फिर दूसरी महिलाओं के ऊपर कैसे कह सकते कि वो सक्षम नहीं है? माँ का पत्नी का एक पत्नी के कई रूप होते हैं। यहाँ तक मेरी भी मतलब अनुभव है व्यक्तिगत है, मतलब सब जान रहे हैं कि आपकी भी शादी हो गई होगी। नहीं, हमारी नहीं हुई है, व्यक्तिगत मत जाइए आप। आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं बोलने दीजिए। हाँ ठीक है। आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं हुई है, तब आप नहीं जान पाएंगे कि औरत क्या चीज होती है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो नरक बना दे। तो आप अपनी पर्सनल समस्या आपको जो लगती है वो आप उठा सकते हैं। समस्याएं तो बहुत है, वो कभी समस्या का अंत न हुआ न होगा। यहाँ पे किस दिक्कतों का सामना करता पड़ता है? इतने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक महिला को फ्रेश होना है तो उसके लिए जगह नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, और दिक्कत तो जब तक शुरू हुआ है उसका कभी अंत होगा ही नहीं होगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ फ्रेश होना है तो कोई औरतें हमारी बहन ने बताया कि हम सक्षम हैं, हम तो इनको साधुवाद देंगे, प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने ये भी कहा कि 4 दिन खुला और इसके बाद बंद हो गया। 4 दिन नहीं, 4 घंटा। 4 घंटा खुला, इसके बाद बंद हो गया। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर बहन बेटियाँ मिला के सब 30-35 होंगी। हाँ, आज तक इन्होंने इसकी शिकायत बार में नहीं करी। हाँ, और आज तक न इस बारे में इन्होंने कोई एक मिनट, शिकायत तो बहुत बार हुआ है। यहाँ के अध्यक्ष और मंत्री काट के उल्लू हैं, काट के उल्लू हैं। मैं दोबारा कहना चाहूंगी, अध्यक्ष मंत्री काट के उल्लू हैं। बहन की इस बात का समर्थन करता हूँ कि यहाँ के अध्यक्ष मंत्री बिल्कुल बेकार हैं। सिर्फ बनवा दिए, अगर उनके बैठने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो उसको बंद कर दें। क्यों नहीं स्टाफ रखते हैं? अरे इधर 2 मिनट मेरे पास लाइए, इधर लाइए। जो बना हुआ है बार, एक पहले बार के अंदर जो बना है प्रसाधन, ठीक है, जहाँ लोग बाथरूम करने जाते हैं, वहाँ की पोजीशन में बता दूं, ठीक से पानी नहीं आता है। चलिए मैं अभी आपको दिखाऊं, और यहाँ तक कि एक अध्यक्ष जी थे ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी, मैं गलत नहीं हूँ तो उनका यही नाम था, अब वो स्वर्गीय हो गए हैं। उनसे मैंने कहा था पर्सनली जाकर के, सर देखिए बाथरूम में पानी नहीं आता है, तो बोले चलो अच्छा देख लेता हूँ। तो मेरी सिंपैथी में वो 2 मिनट गए और जा करके बस देख करके आंख मूंद करके चले आए। उनका कार्यकाल खत्म हो गया, फिर दूसरे का कार्यकाल आया। देवनारायण शुक्ला जी आए मंत्री के तौर पर। काम जिसको करना होता है उसे बताना नहीं पड़ता, वह स्वयं करने के लिए इच्छुक होता है। जब तो खोज कर काम करता है। एक समय में सन मुझे याद नहीं है, ओम प्रकाश मिश्र। आपकी संख्या कितनी है? महिला अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है? ओम प्रकाश मिश्र, मेरी भी बात सुनिए, महिला अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है? मैं यही पूछ रहा हूं। ओम प्रकाश मिश्र जी जब अध्यक्ष मंत्री बने, उनके कार्यकाल में उन्होंने बार को एक नया रूप दिया। अब ये लगता है कि हम लोग बार में बैठे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि महिला अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है? अब सर ये तो लिखकर मैं रखी नहीं हूँ कितनी संख्या है, लगभग 25 होंगी, लगभग जी। अच्छा, और यहाँ आपके आने से पहले ये बातचीत हो रही थी कि जो योगी सरकार है वो जूनियर अधिवक्ताओं को 5,000 प्रति माह
पैसे देने की बात हुई थी उनको मजबूती प्रदान करने के लिए, तो क्या वो लाभ आप लोग को मिल रहा है या नहीं मिल रहा कहाँ है? मिल रहा है? वो सब तो कागज में है। वो सब तो कागज में लिखा पड़ा है। जब खाते में आएगा मैं निकालने जाऊंगी तब ना उसका लाभ मिलेगा। तो योगी सरकार कोई ऐसा फैसला आप लोग के हित में लिया हो तो आप बताइए। अरे कौन सा फैसला लिए? यहाँ के तो लोग सरकार फैसला ले ही ना पा रहे हैं। वो तो उतना बड़ा सरकार का क्या करना है। हाँ आप बताइए। लब्बो लुआब, जिस तरह से आप हमारे इस परिसर में आए और हम लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया, और जिस तरह से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आधी आबादी के बारे में जो बातें हुई, हमारी बहन ने जिस तरह बताया कि 3-4 अध्यक्ष और मंत्रियों के कार्यकाल में किस तरह से काम हुआ, ये तो अपनी संस्था की बात थी। सरकार के बारे में आप जान ही गए, शून्य है। तो मैं वही कहना चाह रहा था भाई साहब कि अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए। हमारी बहनों ने बहुत कुछ किया लेकिन मिला कुछ नहीं, तो वही कहा जाता है कि भाई कितना काम किया। हाँ बहुत काम किए, दिन भर दीवार ढकेले लेकिन हिला तनिक भी नहीं। तो मुद्दा वही आके फिर अटक जाता बड़े भाई, हाँ, कि वास्तव में हमने प्रयास कितना किया। हम वकील भाइयों ने, चाहे वो महिला वकील हो चाहे पुरुष वकील हो, उन्होंने कितना काम किया कि आज 70 साल भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी हमें अपने बैठने के लिए एक अदद टीन शेड नहीं है और एक अदद बाथरूम नहीं है। तो हमारी कमी है कि हम अपनी चीज को मंगा नहीं पाए। मैं आपसे बता रहा था कि पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ को वकीलों ने भगा दिया आंदोलन करके। तो वकीलों की शक्ति है, लेकिन बस वही है कि हम जाति धर्म और कुछ अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए पा करके एकता नहीं बना पाते हैं। और 17 लाख वकील इस देश के जिस दिन खड़ा हो जाएंगे, सरकार या व्यवस्थाएं अपने आप, हमको टीन शेड की बात आप करते हैं, हमें अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना के दी जाएंगी, अधिवक्ता निवास बना के दिया जाएगा और हमें लाभ दिया जाएगा। अभी निवास पे आते हैं। अभी सरकार कुछ ऐसा मसौदा ला रही है कि 1 रुपए के हिसाब से आपको जो है 10 साल के लिए आवास या मकान देने का प्रावधान मसौदा तैयार की है, अभी घोषणा नहीं हुई है। तो देखिए क्या होता है उस पर, अगर आप जानते हो तो उस पर टिप्पणी कर सकते हैं या तो नहीं। देखिए सर, इस देश में बीच में एक सोशल मीडिया पर आंदोलन चला था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लाने के लिए। इस पर अग्रणी रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया था। फिर इसके बाद ये वकीलों ने, हमारे बार काउंसिल के जो तत्कालीन अभी 3 दिन पहले पुनः अध्यक्ष चुने गए मनन कुमार मिश्रा जी ने, उन्होंने भी कहा था कि हमें अधिवक्ता पुरम बनाया जाए। जैसे तमाम तरह की एडीए कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, तमाम तरह के हर शहरों में व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। तो उनका ये कहना था, बार काउंसिल का जो हमारी बीसीए संस्था है, उनका ये कहना था, हम वकीलों के भी अपनी इच्छा है कि हमें एक अधिवक्ता कॉलोनी के रूप में आवासीय व्यवस्थाएं दी जाए। अब जहाँ तक आपने एक बात बताई कि 1 रुपया पर एक आवासीय भूखंड, वो 1 रुपया उस आवासीय भूखंड का दाम नहीं होगा। मुझे जहाँ तक सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ग्रुप डी और उन लोगों के लिए नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए बात हो रही है कि जब आप रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के तहत किसी उस जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, रजिस्ट्री कराने जाएंगे, विक्रय मसौदा बनाने जाएंगे, उस समय उसकी फीस नहीं लगेगी बल्कि 1 रुपया लगेगा। और वो 10 साल तक आप बेच नहीं पाएंगे। जी, वो 10 साल तक बेच नहीं पाएंगे। ये तो उत्तर प्रदेश भूमि विधि की तरह व्यवस्था है कि अगर आप किसी को असंकर्णित भूमिधर पर पट्टा दिए हो तो आप उसको 10 साल तक बेच नहीं पाओगे। तो उसी तरह की एक सरकार की योजना है। अगर इस सरकार ये योजना लाती है तो मैं इसके तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ। आप लगातार सुन रहे थे इन तमाम समस्याओं के बारे में, आप कुछ और टिप्पणी करना चाहें? देखिए, अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था पहले से बेहतर हर जगह है और संसाधन भी हैं। कमी उसमें है कि उसके देख रेख और रख रखाव की व्यवस्था नहीं है। महिला बहन ने हमारी कहा कि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है, स्टाफ नहीं रखा जा रहा है, उसकी ठीक से व्यवस्था नहीं की जा रही है, कुव्यवस्था का शिकार हो, कुव्यवस्था का शिकार है। और अधिवक्ताओं को कोई देगा क्या? कोई सरकार कुछ अधिवक्ताओं को नहीं दे सकती। अधिवक्ता तो अपना पौरुष करता है, केस लड़ता है और वही उसकी आमदनी है। हाँ, उसके बैठने की, रहने की अगर सरकार कोई योजना ले आती है तो उसका स्वागत है और हम अधिवक्ता सभी भाई उसको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं सरकार को। और आप हम लोगों की बात को उठाया, यह आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं मौजूद था आजमगढ़ जनपद में सिविल कोर्ट में, और ये यहाँ की स्थानीय समस्याएं, इस कचहरी की समस्याएं थी जो हमारे सामने वकील साथियों ने और महिला साथियों ने रखा है।